नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित एक सवाल आपको दिया गया था कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना था, जो कि नहीं भेजा बहुत से स्टूडेंट्स ने। तो देखिए, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या था, क्यों भारत आया, ठीक है, और कब भारत आया था, आपका प्रश्न ये है। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में अगर डेट पूछता है आपसे तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। सबसे पहले कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है, बम्बई में ये आया। दूसरी चीज कि साइमन कमीशन को क्यों गठित किया गया था, तो दोस्तों 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा के लिए, यानी कि इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद में एक आयोग गठित किया जाएगा जो कि प्रशासनिक सुधारों की प्रगति को देखेगा या उनकी समीक्षा करेगा। लेकिन ये 10 वर्ष बाद नहीं, 8 वर्ष बाद गठित किया गया। उससे 2 वर्ष पहले ही इसको, अब गठन की बात आती है तो इसका गठन किया गया था 3 फरवरी 1900 भारत आया था ये मार्च 1928 में, मार्च 1928 में, और इसका गठन किया गया था 3 फरवरी 1927 में। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1928 में हुआ। आज के पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या था अपना? चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? यानी कि आज़ादी से पहले स्वराज दल का गठन हुआ था 1923 में, और स्वराज दल का ये मानना था कि जब तक हम विधानमंडल में शामिल नहीं होंगे तब तक हमारी मांगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। और इसी उद्देश्य से क्या किया? स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा, और उस समय के विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे वो 101 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 41 सीटें केवल और केवल किसको मिली? स्वराज पार्टी को मिली। तो स्वराज पार्टी का विधानसभा में समर्थन किसने किया था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये पूछा जाए कि कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो 101 सीटों पर। कब हुए थे चुनाव? नवंबर 1923 में। कब हुए? नवंबर 1923 में। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 1923 में। उसके तुरंत बाद लगभग 8-9-10 महीने बाद में नवंबर 1923 में इलेक्शन हुए, जिसमें ये 41 सीटें जीत करके केंद्रीय विधानसभा में आई, और उसका समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, या केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये तो संस्थापक सदस्यों में थे स्वराज पार्टी के। वल्लभ भाई पटेल का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो बच्चे कौन? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। पहले भारतीय थे ये। क्लियर है आपका यहां तक? तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? यानी कि ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए,
शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पारित किया गया था या 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। उस भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग गठित किया जाएगा जो कि उसकी कार्यकुशलता को लेकर के या जहां तक वो अधिनियम कहां तक सफल रहा है, उसमें क्या कमियां रही हैं, इसकी सिफारिशों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का प्रावधान किया गया था। तो उसी के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। किसके लिए? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 1928 में भारत साइमन कमीशन आया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन ए, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर है वो ये है कि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी कि साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय आयोग था और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, अब सर जॉन साइमन जो थे वो लेबर पार्टी के नहीं थे बल्कि ये उदारवादी दल के थे, लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लिबरल पार्टी के सदस्य सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया। 7 सदस्यीय कमेटी थी ये, और इस कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी मतलब लिबरल पार्टी का। तो अभी मैंने नाम बताया था कि इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन, वो क्या थे? उदारवादी दल के थे। लेकिन जब 1947 में फिर से साइमन कमीशन भारत आया तब इसमें एक सदस्य लेबर पार्टी के भी जुड़े थे और उनका नाम था प्रधानमंत्री एटली। कौन थे? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, तो लिबरल पार्टी का सदस्य कौन था? सर जॉन साइमन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी सर जॉन साइमन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर ही भारतीय लोगों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था और यही उद्देश्य था कि भारत में साइमन कमीशन का हर जगह बहुत बुरे तरीके से क्या हुआ? विरोध किया गया। तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर ही साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ठीक है, अब इनमें से हमें ये देखना है कि जो लाला लाजपत राय थे वो कौन से घटना में घायल हुए थे। तो दोस्तों जब साइमन कमीशन भारत आया था तो सबसे पहले कहाँ भारत आया? ये बम्बई में भारत आया था। दूसरी चीज है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसे मद्रास अधिवेशन के नाम से जाना जाता है 1927 में।
और 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही क्या किया गया था, साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात की थी कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। तो जगह जगह पर इसका बहिष्कार हुआ, इनको काले झंडे दिखाए गए और एक नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। और लाला लाजपत राय और इनके कुछ सहयोगी जो थे वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, और लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरे तरीके से घायल हुए। और उसी समय इन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ऊपर लाठी से किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये कथन किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। और इस घटना के कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट थी क्या, किसने बनाई थी? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी BL नेहरू, ऑप्शन डी RK नेहरू। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेहरू रिपोर्ट आई क्यों थी। तो देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो साइमन कमीशन के विरोध में ही या उसके प्रत्युत्तर में ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि नेहरू रिपोर्ट जब लाई गई तो ये किसके लिए लाई गई थी, ये लाई गई थी डोमिनियन इसमें क्या था, डोमिनियन संविधान का खाका। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, डोमिनियन संविधान का खाका, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ये ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके सचिव थे। क्लियर है यहां तक। दूसरी चीज कि ये कितने सदस्यीय समिति थी, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट के लिए एक समिति बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, उस समिति में 9 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्यीय समिति थी, 9 सदस्यीय समिति थी। और इस 9 सदस्यीय समिति में मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को इसका सचिव नियुक्त किया गया। और इस 9 सदस्यीय समिति में 2 सदस्य मुस्लिम थे। ये भी बात याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट जिस समिति ने तैयार की उसमें कितने मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया था। तो 2 सदस्यों को शामिल किया गया था, 2 सदस्य मुस्लिम थे इस समिति में। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की गई, तो साइमन कमीशन के विरोध में। और किस रिपोर्ट में पहली बार औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई, तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो की गई वो नेहरू रिपोर्ट में की गई। क्लियर है। डोमिनियन संविधान का खाका किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट को किसने पेश किया था, मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध सीधा जवाहरलाल नेहरू से है। ठीक है, लेकिन बात को याद रखना कि उनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। यानी कि भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी किसने, नेहरू रिपोर्ट में जो समिति बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट के लिए, उस समिति ने। तो देखते हैं, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो दोस्तों देखिए, अगर मोतीलाल नेहरू के साथ में यहाँ पर और कोई नाम होता, चाहे वो तेज बहादुर सप्रू का हो या जयकर का हो, तब ये आंसर सही हो जाता। लेकिन इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ में किसका नाम दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है।
तो गोविंद वल्लभ पंत उस समिति से संबंधित नहीं थे। तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ये दोनों उस समिति से संबंधित थे जिसने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा कि तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। किसके जरिए? नेहरू रिपोर्ट के जरिए। क्लियर है? तो ये दोनों क्या थे? नेहरू रिपोर्ट जो जिस समिति ने बनाई थी उस समिति के सदस्य थे। इसीलिए हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। अगला प्रश्न है अपना, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? यानी कि अब इधर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी, इधर मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ चुप बैठने वाले थे, तो उन्होंने भी एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव रख दिया। अब ये 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव रखा था ये मुस्लिम लीग ने कब रखा था? मार्च 1929 में। मार्च 1929 में मुस्लिम लीग का दिल्ली में आयोजन किया गया, इसकी अधिवेशन हुआ दिल्ली में। और इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, किसके? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था 1929 में। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन के विरोध में और मुस्लिम लीग का 14 सूत्री प्रस्ताव आया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो चुनाव होने थे वो संयुक्त रूप से कराए जाने की मांग की गई थी उसमें, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो चुनाव होंगे वो संयुक्त रूप से नहीं हो बल्कि चुनाव के लिए क्षेत्र विभाजित किए जाएं और उनको चुनाव क्षेत्र के अनुसार ही चुनाव आयोजित करवाए जाएं। तो इसी के विरोध में ही मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था दिल्ली में 1929 में। अगला है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? अब हमें यह देखना है कि 1921 में जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को रखा था या पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास चुने गए थे। ठीक है, सी.आर. दास अध्यक्ष चुने गए थे इसके, लेकिन किन्हीं कारणों से ये जेल में थे। तो जेल में होने की वजह से इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो बाद में किसको सौंपी गई? हकीम अजमल खां को। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो हकीम अजमल खान। अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया था? सी.आर. दास को, लेकिन वो कहाँ थे? जेल में थे। उसी समय हसरत मोहानी ने क्या किया था कि कांग्रेस के लिए पूर्ण स्वराज को उसका लक्ष्य मानने का प्रस्ताव पेश किया था। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी। और आगे चल करके 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य माना था पूर्ण स्वराज को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और रावी नदी के तट पर क्या किया था? मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया था और उसी दिन घोषणा की थी किसकी? कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को वो क्या करेंगे? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हसरत मोहानी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया था? तो दोस्तों 1929, 15, 42, 35
इन चार में से कौन सा ऑप्शन है? वो है हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन। देखो, इससे पहले 1928 में एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इस कलकत्ता अधिवेशन में साइमन कमीशन जब चला गया यहाँ से, तो सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि या तो वो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करे, नहीं तो आगे होने वाले जन आंदोलन के लिए वो तैयार रहे। सरकार ने जब कुछ नहीं सुनी इनकी, तो 1929 में फिर से कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। क्या? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। यह बात आपको याद रखनी है। तो कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव अर्थात पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब पारित किया था? तो 1929 में पारित किया था। तो दोस्तों, इसी समय 31 अक्टूबर 1929 में जब ये अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर रावी नदी के तट पर, यानी कि लाहौर जो पड़ता है वो रावी नदी के तट पर है, और यहीं पर नेहरू जी ने पहली बार झंडा फहराया था, जिसे तिरंगा झंडा कहा गया। तो इस तिरंगे झंडे को पहली बार कब फहराया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय। कहां पर? रावी नदी के तट पर। अब बात आती है कि और क्या क्या घोषणाएं इस दिन हुई। तो देखिए, कुछ समय पश्चात, यानी कि इसी समय पर 26 जनवरी 1930 को, यानी कि जो 26 जनवरी 1930 अब आने वाली है, उसको क्या किया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह संकल्प भी किसने पारित किया? कांग्रेस ने पारित किया, पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसी में से। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो ये बहुत आसान सवाल है। अभी हमने चर्चा की कि लाहौर अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, जो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? यानी कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो संकल्प पारित किए गए थे, उनमें से एक इनमें है जो नहीं था, बाकी के सारे पारित किए गए थे। पहला, भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी और अस्पृश्यता उन्मूलन। तो दोस्तों, 1929 में ये तीनों घोषणाएं कांग्रेस के उस अधिवेशन में की गई थी। इन तीनों नीतियों के प्रस्ताव पारित किए गए थे, जबकि अस्पृश्यता उन्मूलन का उससे कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी लाहौर अधिवेशन से ही मानी जाती है। ठीक है, तो अगला सवाल, अगला सवाल है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो अभी हमने देखा कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही कांग्रेस की कार्यकारी समिति को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। उसके कुछ समय बाद में क्या हुआ? फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में, कहां पर? साबरमती
आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक हुई और उस कार्यकारी समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को सौंपा गया। ठीक है दोस्तों, और यही वो कानून है जिसमें सबसे पहली बार नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा, दांडी यात्रा प्रारंभ की जाएगी। इससे संबंधित और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए एक सवाल आपके लिए है और आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर भेजिए। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, आसान सा सवाल। क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, यानी कि जो दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था वो किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930। इसमें से एक आंसर है जो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।